चलिए, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है इतिहास के तहत? तो इतिहास के तहत आपका अतीत का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंधित संबंध रखने वाली घटनाओं का कालानुक्रम पर वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में आप मान सकते हैं मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है ना? मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही क्या है? इतिहास है। या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर जाने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का क्या वर्णन आपका इतिहास करता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? बताइए, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो आपका कौन था? हेरोडोटस था। कौन था आपका? हेरोडोटस था। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था आपका? हेरोडोटस था। कौन था आपका? हेरोडोटस। यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोटस था। उन्होंने अपने इतिहास का विश्व विश्व आपका पेलोपेनेशियन पेलो पेनेशियन पेलोपोनेशियन पेलोपोनेशियन युद्ध पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। उन्होंने क्या हिस्टोरिका नामक क्या लिखा था? पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता स्पष्ट स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष मुक्त युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? ये किसने कहा था? तो ये आपका हेरोडोटस हो गया। यूथीडाइसिस कहा था। पॉलीबियस इसको क्या कहा था? यूथी है ना, थ्यूसीडाइडिस ने कहा था। थ्यूसीडाइडिस ने कहा था। थ्यूसीडाइडिस ने कहा था। किसने कहा था? थ्यूसीडाइडिस ने कहा था, है ना, थ्यूसीडाइडिस ने कहा था। थ्यूसीडाइडिस ने स्पष्ट यह कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर क्या आपका आधारित होता है। विदित है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का बाप कहा जाता है, जबकि हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। हिकैटियस को क्या कहा जाता है? हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा हिकैटियस को क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है ना। अगला प्रश्न पर आ जाइए, द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम बताइए। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम बताइए। हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, प्लिनी। तो क्या आ जाएगा आपका? हेरोडोटस हो जाएगा। क्या आ जाएगा? हेरोडोटस हो जाएगा। हेरोडोटस हो जाएगा। द हिस्ट्री के रचनाकार द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम हेरोडोटस है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार क्या है आपका? हेरोडोटस है। विदित है कि हेरोडोटस को इतिहास का बाप कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका हेरोडोटस से संबंधित। किससे संबंधित है? हेरोडोटस से संबंधित है। हेरोडोटस को इतिहास का बाप कहा जाता है और यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोटस थे। उन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बताया था, है ना। विषय क्या बताया? पेलोपोनेशियन युद्ध को बताया था। उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक लिखा था उन्होंने? हिस्टोरिका नामक क्या लिखा था? पुस्तक लिखा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए, इतिहास अपने को दोहराता है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो ये आपका किसका कथन है? आपका हीगेल का कथन है। किसका कथन है? हीगेल का। इतिहास अपने को दोहराता है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? आपका हीगल का कथन है। जर्मनी दार्शनिक गोऑर्ग विल्हम फ्रेडरिक हीगल जो जर्मनी का एक दार्शनिक था। गेऑर्ग विल्हम फ्रेडरिक विलियन इतिहास और मानव समाज के विकास पर विचार करते हुए कहा कि इतिहास एक तर्कसंगत प्रक्रिया है। इतिहास क्या है आपका? एक तर्कसंगत प्रक्रिया के अनुसार चलता है और इसमें कुछ कुछ पैटर्न या घटनाएं बार बार क्या करती है? दिखाई देती है। अक्सर इसे सरल रूप में कहा जाता है। इतिहास अपने आप को क्या करती है? आपका दोहराती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? यह बताइए, ये किसका कथन है? आपका हीगेल का कथन है ना। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, ठीक है ना। तो हीगेल का कथन है ना, यह कथन हीगेल का है। उन्होंने कहा कि अनुभव और इतिहास बताता है कि लोगों और सरकारों
ने इतिहास से न कभी कुछ सीखा और न ही इतिहास से निकले नियमों के अनुसार कार्य किया। ठीक है ना। अगला प्रश्न पर आ जाइए। किसका कथन था कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसका कथन था समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये था आपका कार्ल मार्क्स का। किसका था आपका? कार्ल मार्क्स का था। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स था। मार्क्सवाद के शिल्पकार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने लिखा है कि अब तक विद्यमान सभी समाजों का लिखित इतिहास अब तक विद्यमान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और कार्ल मार्क्स ने द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद ही आपका उपसिद्ध उपसिद्ध है और साथ ही अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुकूल है। ठीक है ना। अगला प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण से का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो बताइए। इतिहास के विभिन्न व्यक्तियों के युद्ध मुद्दों पर अभिलेख, इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला, इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वयुद्ध, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का क्या है आपका सिलसिला है। ठीक है ना। अगला है कार्ल मार्क्स एक साम्यवादी आलोचक था। कार्ल मार्क्स क्या था आपका? कार्ल मार्क्स एक साम्यवादी आलोचक था। कार्ल मार्क्स क्या था? एक साम्यवादी आलोचक था। कार्ल मार्क्स एक साम्यवादी आलोचक था। उन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की प्रमुखता दी। उन्होंने वर्ग संघर्ष सिद्धांत की क्या दी? उन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की प्रमुखता दी। उन्होंने इतिहास को वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया का उपज बताया है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने द्वंदात्मक निम्नलिखित द्वंदात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निम्नलिखित में किसने द्वंदात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका मार्क्स ने क्या किया था? मार्क्स ने प्रतिपादित किया था। द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। द्वंद्व का विचार मार्क्स ने हीगल के ग्रहण किए गए भौतिकवाद का विचार, है ना, भौतिकवाद विचार फ्यू अरबाख से लिया है। क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादक दो विचार द्वंद्व तथा भौतिकवाद से के सम्मिश्रण से आपका हुआ है। ठीक है ना। अगला प्रश्न पड़ा जी। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्न में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? आधुनिकवाद, उदारवाद, अस्तित्ववाद, डार्विन विकासवाद। आपका आंसर है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्या आ जाएगा आंसर आपका? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो जाए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो जाए। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मदद से समझाया है। और यह सिद्धांत मार्क्सवाद का एक प्रमुख तत्व है। यह मार्क्सवाद का एक प्रमुख तत्व है जो यह बताता है कि सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन वर्ग सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन सामाजिक और ऐतिहासिक सामाजिक और ऐतिहासिक सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन वर्ग संघर्ष के माध्यम से होते हैं। और ये परिवर्तन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के अनुसार होते हैं, जिसमें विरोधाभासों के टकराव से क्या समाज उभरता है विरोधाभास के टकराव से क्या समाज उभरता है, इसका बात किया गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न पर आ जाइए। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? बताइए। एस्टबस का है, कार्लयास का है, सीले का है? किसका है आपका? सीले का है। सीले हो जाएगा। इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के बीच संबंध स्वर्गीय जॉन सीले द्वारा कहा गया था कि इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल्य नहीं। इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल्य नहीं है। और राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। जॉन सीले एक निबंधकार, राजनीतिक और इतिहासकार थे। उनका जन्म 1834 में लंदन में हुआ था। ठीक है ना, लंदन। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। सुमिलित कीजिए। इधर लेखक है और इधर क्या आपका इतिहासकार है ना। ओक्साट ट्रेवेलियन और कालिंगवुड और वूरी, है ना, व्यूरी।
है ना। तो इसका जो हो जाएगा सूची है इतिहास की परिभाषा संपूर्ण इतिहास के बीच चार, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट, चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। ए का 3, बी का 4, सी का 1 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। ऑक्साट, ऑक्साट ये एक सच है। ऑक्साट, ऑक्साट यह सच है कि इतिहास में ऑक्साट का क्या कथन है? ऑक्साट का क्या कथन है? ऑक्साट का कथन है, ऑक्साट यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। अतीत वर्तमान के साथ क्या करता है? बदलता है। ऑक्साट के अनुसार इतिहास में अतीत और वर्तमान के बीच एक गतिशील संबंध होता है। ऑक्साट ने क्या कर दिया? ऑक्साट ने कह दिया यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान, यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार इतिहास में अतीत और वर्तमान के बीच एक गतिशील संबंध है। अतीत और वर्तमान के बीच क्या है? गतिशील संबंध होता है। और ट्रेवेलियन, ट्रेवेलियन का कथन है, ट्रेवेलियन इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ट्रेवेलियन का कथन है इतिहास का जो महत्व है ना, ट्रेवेलियन का कथन है इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका वास्तविक महत्व शैक्षणिक है, शैक्षिक है। ट्रेवेलियन ने इतिहास में इतिहास के शैक्षिक महत्व पर जोर दिया, न कि केवल एक विज्ञान के रूप में देखा। ठीक है ना। अगला है कॉलिंगवुड, कॉलिंगवुड, कॉलिंगवुड की बात करते हैं। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। कॉलिंगवुड ने क्या कह दिया? कॉलिंगवुड क्या कह दिया? संपूर्ण जो इतिहास है, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। कॉलिंगवुड ने क्या कह दिया? संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण जो इतिहास है विचारों का इतिहास है। कॉलिंगवुड ने इतिहास को विचारों और उनके विकास के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है ना। विचारों और उसके क्या क्या आपका परिभाषित किया। किसने किया था? आपका कॉलिंगवुड ने। कॉलिंगवुड इतिहास, इतिहास विचारों और इतिहास, है ना, विचारों का इतिहास, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास कॉलिंगवुड ने इतिहास के विचारों और उसके विकास के रूप में परिभाषित किया है। ब्यूरी, ब्यूरी की बात करते हैं। ब्यूरी आपका स्वतः, ब्यूरी आपका स्वतः, ब्यूरी की बात करते हैं। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं, है ना। ब्यूरी ने इतिहास को एक विज्ञान के रूप में देखा जो केवल तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक होता है ना। इस परिभाषा के आधार पर चलो ठीक है ना। तो इस अनुसार देख लिया। अगला है 4 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। किस इतिहास दार्शनिक ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो ये आपका किसने कहा था बताइए? गायम बतिस्ता विको ने। तो आपका किसने? बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था, बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था, है ना। इटावली, इटावली दार्शनिक बेनेडिटो, इटावली दार्शनिक बेनेडिटो कोच ने, इटावली दार्शनिक बेनेडिटो कोच ने एक बार कहा था सभी इतिहास समकालीन इतिहास है ना। सभी इतिहास क्या है? समकालीन इतिहास है। और समकालीन पूर्वाग्रहों, समकालीन पूर्वाग्रहों के दृष्टिकोण से लिखा गया है। उन्होंने कहा कि समकालीन इतिहास आमतौर पर एक निकट अतीत को संदर्भित करता है। वास्तविकता में समकालीन इतिहास वह होता है जो उस समय शुरू होता है जब जब मैं एक क्रिया करता हूँ और इसे वास्तविक, और क्या करता है इसे, और शुरू करता हूँ जब जब मैं एक क्रिया करता हूँ, इसे वास्तविक वर्तमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। वह बताता है कि इन पृष्ठों को लिखते समय वह समकालीन इतिहास की सीमाओं के भीतर है, और इसके विपरीत जिस इतिहास को गैर समकालीन या पिछले इतिहास के रूप में परिभाषित किया गया है वह वही है जो हम स्वयं के सामने पाते हैं। वह वही है जो स्वयं के हम सामने हम क्या करते हैं? पाते हैं। एक ऐसा इतिहास जो पहले से ही पूरी तरह से बना हुआ है और कुछ अर्थों में जिसे हम अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना। अगला है 15 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा? इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच, इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के बीच, अतीत और वर्तमान, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? ये आपका किसने कहा था? तो आपको E.H. कार ने कहा था। किसने कहा था? E.H. कार ने कहा था। E.H. कार ने। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है।
इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है। यह ई.एच. कार ने कहा था। यह किसने कहा था? ई.एच. कार ने कहा। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है। यह जो कथन है, यह कथन ई.एच. कार ने कहा। यह कथन क्या है? ई.एच. कार ने कहा था। एडवर्ड इले इल्लेत एडवर्ड हल्लेत को कार की उपाधि ब्रिटिश साम्राज्य के आदेशानुसार दी गई थी। वे एक यथार्थवादी थे, लेकिन बाद में मार्क्सवादी बन गए थे। वे एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार, पत्रकार, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारक और इतिहास के भीतर अनुभववाद के प्रतिद्वंदी के रूप में जाने जाते थे। ठीक है ना। अगला चलिए, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले बीसी, है ना, बीसी किसका मतलब संक्षिप्त कार्य है? तो बिफोर क्राइस्ट, है ना। क्या हो जाएगा? बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। बिफोर क्राइस्ट का पूर्ण रूप बिफोर क्राइस्ट है, जिसका अर्थ होता है ईसा मसीह से पहले। बिफोर क्राइस्ट का मतलब हो गया ईसा मसीह से पहले। बिफोर क्राइस्ट का मतलब हो गया ईसा मसीह के जन्म से क्या पहले। यह तिथि प्रणाली ईसाई कैलेंडर के अनुसार वर्षों को गिनने के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें 1 बीसी को ईसा मसीह के जन्म से 1 वर्ष पहले माना जाता है। ठीक है ना। प्रणाली में समस्त गणना में एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करती है। अगला है तिथियों के साथ प्रयुक्त, है ना, होने वाला एडी। एडी का एनो डोमेनी, इसको एडी को क्या बोलते हैं? एनो डोमेनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको एनो डोमेनी कहा जाता है। एनो एडी का पूर्ण रूप होता है एनो डोमेनी, जो लैटिन शब्द है। इसका अर्थ होता है भगवान भगवान के वर्ष। इसका अर्थ होता है भगवान के वर्ष। यह तिथि प्रणाली ईसाई कैलेंडर के अनुसार वर्षों को गिनने के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें ईस्वी को यीशु मसीह के ईस्वी को जो है ना ईस्वी को यीशु मसीह के जन्म के वर्ष के रूप में माना जाता है। यह प्रणाली विश्व स्तर पर समय के गणना करने के व्यापक रूप प्रदान करता है। अगला प्रश्न पर आ जाइए। वर्ष, है ना, वर्ष आपका 50 ईसा पूर्व, 50 ईसा पूर्व की बात करते हैं तो वर्ष 150 ईसा पूर्व से पहले आता है। वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है ना। वर्ष 150 जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, जिस दशक में 150, अब देखो 150 ईसा पूर्व से क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? 150 ईसा पूर्व के बाद आएगा। ठीक है ना। 50 ईसा पूर्व, 50 ईसा पूर्व 150 ईस्वी से क्या आ जाएगा? बाद आ जाएगा। देखो 50 ईसा पूर्व, पूर्व का वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आएगा। क्या आएगा? 150 ईसा पूर्व के बाद आएगा। अच्छा, ठीक है। उल्टा न चलता है। 150 ईसा पूर्व के क्या हो जाएगा? बाद आता है। समय की गणना में एक छोटे वर्ष का बड़ा वर्ष के बाद आना, छोटे वर्ष का, है ना, बड़ा वर्ष के बाद आना सामान्य होता है। छोटा वर्ष का बड़ा वर्ष क्या आता है? सामान्य होता है। लेकिन 50 ईसा पूर्व वह वर्ष है जो 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ठीक है ना। इसलिए सही उत्तर आपका ये। अगला प्रश्न है, वर्ष 1015 ईस्वी में किस शताब्दी में आता है? 1015 किस शताब्दी में आएगा? 10वीं शताब्दी, है ना, 10वीं शताब्दी में, है ना, 10वीं शताब्दी ईसा, 11वीं शताब्दी, है ना, किस में आएगा आपका? 7वीं शताब्दी पूरी 11वीं शताब्दी में, है ना, किस में आएगा? 11वीं शताब्दी में आएगा। ठीक है ना। तो आपका वर्ष वर्ष आपका 1015 11वीं शताब्दी में आएगा। और शताब्दी का निर्धारण इस निकाय से 1 से आपका 100 तक की स्थिति 1वीं शताब्दी हो गया। 100 से आपका 200 तक की हो जाएगा 2वीं शताब्दी, है ना। 1001 से 11 से कितना हो जाएगा आपका? आपका 11वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार 1015 क्या हो जाएगा? 11वीं शताब्दी। अगला प्रश्न पर आ जाइए। सुमेलित करें। इधर है स्वतकार है, इधर क्या आपका? स्वतकार है। और इधर क्या आपका? समय की गणना क्या करता है? विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और कली संवत। इसको चलो देखिए लेते हैं एकदम आराम से। विक्रम संवत प्रायः माना जाता है कि विक्रमी संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। विक्रम संवत प्रायः
माना जाता है कि विक्रमी जो संवत का आरंभ, विक्रमी संवत का आरंभ हुआ था ना, विक्रमी संवत का आरंभ आपका 58 ईसा, विक्रम संवत का आरंभ क्या होता है 58 ईसापुर, 58 ईसापुर में हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था 58 ईसापुर में हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसापुर में हुआ था। शक संवत, शक संवत की बात करते हैं, शक संवत की बात कर, शक संवत आपका शक संवत शक शक संवत राष्ट्रीय राष्ट्रीय साके अथवा शक संवत भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर है और यह 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। विक्रम संवत 58 ईसापुर से प्रारंभ हुआ था। शक संवत आपका 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। गुप्त संवत, गुप्त संवत चंद्रगुप्त, गुप्त संवत की बात करते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासन काल में एक नया संवत चलाया जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। यह संवत गुप्त सम्राटों के काल तक है ना ही आपका प्रचलित रहा, इसके बाद यह चलन नहीं रहा और चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। कली संवत, कली संवत, कली युग संवत भारत का प्राचीन संवत है जो आपका 3102 ईसा पूर्व से आरंभ होता है। 3102 ईसा पूर्व से आरंभ होता है। इस संवत की शुरुआत पांडवों के द्वारा इस संवत की शुरुआत पांडवों के द्वारा अभिमन्यु के पुत्र है ना परीक्षित, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को है ना सिंहासनारूढ़ करके स्वयं हिमालय की ओर प्रस्थान करने एवं भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने से मानी जाती है। ठीक है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब प्रारंभ हुआ था आपका 58 ईसा पूर्व, शक आपका 78 में हुआ। ठीक है ना। विक्रम संवत विक्रमी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित हिंदू पंचांग में भारत में यह अनेकों राज्यों में प्रचलित पारंपरिक पंचांग है। यह प्रायः माना जाता है कि विक्रमी संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। विक्रम संवत का 58 ईसा पूर्व में हुआ। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 में हुआ था? तो शक संवत का प्रारंभ हुआ था आपका है ना कनिष्क कनिष्क के काल में होता। कब हुआ था? कनिष्क के साल में। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में कुषाण सम्राट कनिष्क के शासन काल में हुआ था। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में कुषाण सम्राट कनिष्क के शासन काल में हुआ था। यह संवत भारतीय कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह भारतीय तिथियों और त्योहारों के निर्धारण में उपयोग किया जाता है। भारतीय तिथियों और त्योहार के निर्धारण में उपयोग किया जाता है। और कनिष्क का शासन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और कला और संस्कृति के विकास के लिए भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पर आज भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो आपका शक संवत पर आधारित। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है ना। और यह पंचांग 1957 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। इसका उपयोग सरकारी कार्यों, अधिकारी दस्तावेजों और अन्य राष्ट्रीय आयोजनों में किया जाता है। शक संवत का उपयोग भारतीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है 24 नंबर प्रश्न पर आज गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। किसको जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासन काल में एक नया संवत चलाया जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? गुप्त संवत कहा जाता है। यह संवत गुप्त सम्राटों के काल तक ही आपका प्रचलित रहा। उसके बाद यह संवत चलन नहीं रहा। चंद्रगुप्त जो है ना, तो यह संवत गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा और बाद में उस का चलन नहीं रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पर आज चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के समारोह के उपलक्ष्य में शकों का उन्मूलन होने को
तो आपका राज्यरोहन हो जाएगा, ठीक है ना, अपने राज्यरोहन के स्मारक के रूप में, ठीक है, स्मारक। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को एक एक साम्राज्य की एक साम्राज्य, चंद्र प्रथम ने एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की। इसी इतिहास में एक नए संवत गुप्त संवत चलाने का श्रेय भी जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न पर आ जाइए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही से। विक्रम संवत आपका 58, विक्रम संवत कब से होता है आपका 58 ईसा से आरंभ होता है। शक संवत 78 से, है ना। गुप्त संवत 319 से आरंभ होता है। भारत में मुसलमान शासक का जो युग है 1191 से, ठीक है ना। तो आपका जो है ना सब का ठीक 1 2 3 1 2 3 क्या है आपका सही है 1100। देखिए विक्रम संवत आपका 58 ईस्वी से, शक संवत 78 से प्रारंभ होता है, गुप्त संवत 319 से प्रारंभ होता है। इसका तात्पर्य चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल से आरंभ हुआ। भारत में मुस्लिम शासन युग का जो आरंभ हुआ ना मोहम्मद गौरी के शासनकाल से हुआ। कहाँ से हुआ? मोहम्मद गौरी। 1191 नहीं होगा, 1192 हो जाए, ठीक है ना। आरंभ मोहम्मद गौरी के तराइन के आपका द्वितीय युग से आपका हुआ था, मोहम्मद गौरी के द्वारा, ठीक है ना। तो आपका जो भारत में होता है ना आरंभ, भारत में मुस्लिम शासन युग का आरंभ मोहम्मद गौरी के तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय 1192 से माना जाता है। अगला प्रश्न पर आ जाइए। अगला है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? हर्षवर्धन ने 606 में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सिंध पूर्वी भारत में विजय। तो आपका हो जाएगा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ठीक है ना। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। किसके उपलक्ष्य में? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। और हर्षवर्धन आपका 590 से 647, 590 से 647, 590 से 647 ईस्वी तक आपका शासन चला उसका, ठीक है ना, 647। और प्राचीन काल में एक राजा था जिसने उत्तरी भारत में 606, है ना, 600 आपका 606 से 647 ईस्वी तक राज्य किया। 606 से 647 तक राज्य किया। वह वर्धन राजवंश के शासक, है ना, प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, जिसके पिता, है ना, अल्कोन हुनो को पराजित किया था। अल्कोन हुनो क्या किया था? पराजित किया। अगला है, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचूरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचूरी संवत भी कहा जाता है? तो कलचूरी संवत कहा जाता है किसको? त्रैकुटक संवत को कहा जाता है, त्रैकुटक, है ना। कलचूरी शासक, है ना, त्रैकुटक संवत का प्रयोग करता है और 248 से 249 ईस्वी में प्रचलित हुआ था। अगला प्रश्न पर आ जाइए, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा, है ना, विक्रमादित्य 6 ने, विक्रमादित्य 6 1076 से आपका 1102 ईस्वी पश्चिमी चालुक्य शासक था। वह अपने बड़े भाई, है ना, सोमेश्वर द्वितीय को अपदस्थ कर गद्दी पर बैठा और चालुक्य विक्रम संवत इसके आपका शासनारूढ़ होने पर आरंभ किया गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ठीक है ना। धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, है ना, लक्ष्मण सेन हो जाए। लक्ष्मण सेन 1119 ईस्वी में राजा बना। लक्ष्मण सेन 1119 ईस्वी में क्या बना? राजा। लक्ष्मण सेन 1119 ईस्वी में राजा बना और उसी वर्ष लक्ष्मण संवत की स्थापना की, जिसका इस्तेमाल बंगाल और बिहार में कम से कम 400 वर्षों तक किया जाता गया था, ठीक है ना। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत वर्ष का होगा? 2009 में शक संवत का होगा तो क्या आ जाएगा आपका 1931। शक संवत का कनिष्क वन ने चलाया था। शक संवत कनिष्क वन ने चलाया था। यह तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है।
अतः वर्ष 2009 में आपका शक संवत हो जाएगा आपका 2009 में कितना घटा लोगे? 2009 में 78 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा? 1931। 78 माना जाता है ना, तो 2009 में 31। अब 2021 में 78 घटा लो, ठीक है ना? 2021 में 78 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी। 2000 कितना है आपका अभी? 2026। 2000 कितना है आपका? 26। 2026 में चलता काहे ने रे? देखो 2026 है ना, 2026 में 78 घटा लो, 6 में से 3 गया कितना बचा? 8 ना होगा, 6 में से 8 कितना? 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, ठीक है ना? और इधर 1 में से 7 गया कितना आ जाएगा? 11 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 7 4 11 हो जाएगा, ठीक है ना? 7 4। और ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 9, है ना? और ये क्या हो जाएगा आपका? 1। क्या हो जाएगा? 1948 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 1948 हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है? 1948 चल रहा है। कितना हो जाएगा? 1948, है ना? 1948 ही चल रहा है अभी, समझो। अगला प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न क्या है? विक्रम संवत 2070, 2070 की ईसवी संवत से रूपांतरित करो। तो 2000 संवत में विक्रम संवत में 78 घटाना पड़ेगा ना, 78 घटाना पड़ेगा, 2013 हो जाए। विक्रम संवत का विक्रमी महाद्वीप 57, विक्रम संवत में 57 वर्षों का अंतर होता है। विक्रम संवत में 57, शक में कितना होता था बताइए? शक में होता था आपका, शक में कितना? 78, है ना? शक संवत में 78, 78 ईस्वी मानी जाती है, ठीक है ना? शक में 78 ईस्वी मानी जाती है। और विक्रम संवत में क्या हो जाएगा आपका? विक्रम संवत 57 वर्षों का अंतर होता है, तो 2013 से 2070 हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 2000 कितना हो जाएगा? विक्रम संवत में 2000 कितना हो जाएगा आपका? 70 चल रहा होगा, ठीक है ना? 2070 में 13 कितना जोड़ दोगे? देखो अगला है, विक्रम एवं शक संवत के प्रारंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? तो आपका 78, और इधर क्या आ जाएगा? 78 माइनस 78, और इधर 51 जोड़ दो ना, कितना हो जाएगा आपका? 135 वर्ष हो जाएगा। विक्रम संवत और शक संवत 18। देखिए विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व हो गया, है ना? विक्रम क्या 57 ईसा पूर्व हो जाएगा, और शक हो जाएगा 78 ईस्वी, है ना? 57 से 78 तक चले जाओ, माइनस से पॉजिटिव तक चले जाओ, है ना? तो विक्रम 57, है ना? विक्रम 57 ईसा पूर्व, और शक क्या हो जाएगा आपका? 78 ईसा पूर्व, दोनों को जोड़ दो। अगला है प्रश्न पर आ जाए। पुलकेशिन वन का बादामी शिलालेख शक वर्ष 665 का दिनांकित है, इसे विक्रम संवत में दिनांकित करो। विक्रम संवत में तो आपको क्या करना है? आपको घटा लेना, 665 में से घटा लो, है ना? 600 हो जाएगा। विक्रम संवत के बीच का अंतर कितना होता है? 135 वर्ष का संवत शक संवत से 135 वर्ष पहले शुरू हुआ होगा था। पुलकेशिन वन में 465 का था, इसे विक्रम संवत में बदलने के लिए हमें 465 में क्या करें? 135 जोड़ना पड़ेगा। तो शक संवत में विक्रम संवत बराबर क्या? शक संवत प्लस क्या आ जाएगा? प्लस 135, कितना हो जाएगा? शक संवत है आपका 615 प्लस कितना आ जाएगा? 135, 600 हो जाएगा। कितना? 600। इस प्रकार पुलकेशिन 600। अगला प्रश्न है, कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, शक संवत क्या होगा बताइए? 2063 लिखा हुआ है, तो शक में क्या जोड़ देंगे? 63 में 2063 है ना, तो उसमें से घटाना पड़ेगा, 2028 हो जाएगा, ठीक है ना? 135 है, 2063 में क्या करना पड़ेगा? विक्रम संवत व शक संवत के आपस में अंतर हो जाएगा, ठीक है ना? तो 57 प्लस क्या आ जाएगा? 78 और 135, तो वर्ष का अंतर कितना आ जाएगा? 2063 में क्या आ जाएगा आपका?
1928 हो जाए, 2063 में क्या जाए 1928 हो जाए। अगला प्रश्न पर आ जाइए। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसके समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो संस्कृति की विचार सीमा, है ना, भौगोलिक अवशेष की क्रमिक निक्षेप। भौगोलिक अवशेष किसी भी पुरातात्विक स्थल का उत्खनन स्तर विन्यास के सिद्धांत पर आधारित है। स्थिति के निर्धारण पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि सभी जीवित प्राणी, पेड़ पौधे भी शामिल है, वायुमंडल में रेडियोधर्मी कार्बन 14 ग्रहण करते हैं। जब प्राणी की मृत्यु हो जाती है तब वह एक ज्ञात दर के अनुसार रेडियोधर्मी कार्बन का लक्ष्य होता है, जिससे वह सामान्य कार्बन 12 में बदल जाता है। अतः किसी प्राचीन वस्तु में बचे हुए रेडियोधर्मी कार्बन किया जाता है। अगला है कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया गया। किसके द्वारा विकास किया गया था? स्मिथ, विलियम लिब्बे, हीगेल, है ना। आपका किसी ने विलियम विलर्ड्स लिब्बी के द्वारा किया गया था। रेडियोधर्मी तिथि निर्धारण 1949 में रसायन शास्त्री बिलर्ड लिबी के द्वारा बिलर्ड लिबी के द्वारा रेडियो कार्बन विधि का आविष्कार किया गया। पुरातत्व में सबसे अधिक प्रयोग होता है और वायुमंडल में कार्बन 12, सामान्य कार्बन 12 होता है ना, कार्बन 14 एवं रेडियो समस्थानिक के बीच अनुपात अपरिवर्तनशील रहता है। अंतरिक्षीय विकिरण का वायुमंडल में विद्यमान नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया होने से कार्बन 14 का निर्माण होता है ना। किसका निर्माण होता है? कार्बन 14 का निर्माण अधिक। देखिए पुरातत्व में सबसे अधिक प्रयोग होता है वायुमंडल में कार्बन 12 आपका तथा कार्बन 12 तथा कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक के बीच अनुपात अपरिवर्तनशील होता है। ये क्या होता है? अपरिवर्तनशील होता है और इसके बीच के अनुपात अपरिवर्तनशील रहता है। अंतरिक्षीय विकिरण का वायुमंडल में विद्यमान नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया होने से कार्बन 14 का निर्माण होता है। अगला प्रश्न पर आइए। काष्ठ अस्थि और संघ के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? बताइए। अस्थि और संघ के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 का निर्धारण किया जाता है। काष्ठ, अस्थि, संघ तथा अन्य पुरातात्विक जीवाश्मों का काल निर्धारण या प्राचीनता का पता लगाने के लिए हेतु रेडियो एक्टिव समस्थानिक कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए यूरेनियम 238 आपका रेडियो एक्टिव समस्थानिक का तथा कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न पर आ जाए। कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण हेतु प्रयोग होता है। कार्बन डेटिंग तो आपका चट्टानों को हो जाता है, जीवाश्म। कार्बन डेटिंग का उपयोग प्राचीन जीवित वस्तुओं की आयु के निर्धारण करने के लिए किया जाता है, जिसे पुरावशेष, जीवाश्म और ऐतिहासिक वस्तुएं या तकनीक विशेष रूप से 50,000 वर्षों तक पुरानी वस्तुओं की उम्र मापने में सक्षम है ना। अगला प्रश्न पर आ जाइए। प्रागैतिहासिक और अंत में इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब तक माना जाता है? मानव से चलना सीखा, मानव ने एक दूसरे को बातचीत करना, मानव ने लिखना, मानव ने घर में रहना, मानव ने लिखना सीखा तब से। प्रागैतिहासिक का अंत, प्रागैतिहासिक का अंत और इतिहास का आरंभ। प्रागैतिहासिक का अंत और इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा और लिखने की कला विकसित के साथ ही इतिहास की शुरुआत होती है। और क्योंकि इसके द्वारा मानव समाज के घटनाओं, विचारों और सांस्कृतिक पहलुओं का रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत के संदर्भ में आपका 3 लाख ईसा पूर्व से। कब से माना जाता है? अच्छा, 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड आरंभ कब माना जाता है? आपका 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ आमतौर पर 6वीं
शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से माना जाता है। यह इस दौरान से पहले का प्राचीन काल एंशिएंट पीरियड के रूप में जाना जाता है, जिसमें वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य, वैदिक काल हो गया, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य आदि शामिल था। ऐतिहासिक काल में प्रयुक्त ऐतिहासिक घटनाएं और साम्राज्यों का स्थापना, विकास और प्रभावशाली व्यक्तियों के बारे में लिखे गए आधारभूत धाराओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ा जी। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है ना, किसका प्रमाण मिला आपका, किसका प्रमाण मिला, लेखन का प्रमाण मिला है, ठीक है ना। सिंधु जो होता है ना, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक का सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रमाण मिला है आपका, लेखन का प्रमाण मिला है, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें लेखन का प्रमाण मिला है और प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह यहाँ के लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया था। हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना है 1853 ईस्वी में मिला था। हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 ईस्वी में पूरी लिपि है ना, पूरी लिपि प्रकाश में आया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न पर आइए। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग है ना, राष्ट्रीय पंचांग का एक ग्रेगोरियन कैलेंडर का निम्नलिखित में से तिथियों में से किस एक की तदनुरूप है। 22 मार्च है ना, 21 मार्च, 31, 22 मार्च होगा, क्या हो जाएगा, 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 22 मार्च अथवा 21 मार्च, ठीक है ना। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक जो होता है ना, एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर के 22 मार्च के तदनुरूप है, 22 मार्च के तदनुरूप होता है। इस दिन चैत्र मास का प्रथम दिन, 22 मार्च को क्या होता है, चैत्र माह का प्रथम दिन होता है। 22 मार्च को क्या होता है आपका, 22 मार्च को आपका चैत्र माह का प्रथम दिन होता है। इस दिन को नए साल की शुरुआत माना जाता है और 22 मार्च को क्या माना जाता है, 22 मार्च को एक माना जाता है, ठीक है ना, नया साल माना जाता है, ठीक है ना। और मास का प्रथम दिन होता है और इस दिन को नए साल की शुरुआत माना जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में 22 मार्च ही एक चैत्र के तदनुरूप है, ठीक है, 22 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांट कर लिखा था। तो ये आपका सेले 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 सेलेरियस का पूरा नाम आपका क्रिश्चियन सेलेरियस था। वह एक जर्मन ऐतिहासिक और धर्मशास्त्र था। उन्होंने इतिहास का काल विभाजन का अवधारणा को संगठित किया, इसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालों में बांटा था। इस विचार में इतिहास के अध्ययन के विधियों के बदल दिया और यह दृष्टिकोण आज भी प्रचलित है। प्राचीन है ना, प्राचीन काल एंशिएंट, मध्यकालीन मेडाइवल, आधुनिक मॉडर्न, है ना, इसमें क्या कर दिया, बांट दिया। अगला है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी। किसने दी बताइए, तो फाहियान ने दिया था। किसने, अलबरूनी ने दिया था, ठीक है ना, अलबरूनी एक प्रमुख फारसी विद्वान था और इतिहासकार भी था। उन्होंने भारत के बारे में व्यापक अध्ययन किया और उसने लिखा कि गुप्त संवत के प्रारंभ के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी पाई और उन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति और विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकन किया। अगला प्रश्न पर आज, प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की कौन सी महत्वपूर्ण शैली प्रचलित थी। दंतकथाएं, अभिलेख, शिलालेख, है ना, शिलालेख पर लिखता था। प्राचीन भारत में शिलालेखन की प्रमुख शैली अभिलेख और शिलालेख रही है। राजा अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख इसके सबसे बड़े उदाहरण है। इसमें राजा के आदेश, नीतियों, सामाजिक धार्मिक संदेश होते थे और इस अभिलेखों में हमें तत्कालीन राजनीतिक और राज्य सामाजिक तिथियों की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न पर है, इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 भागों में किसने विभाजित किया था। तो आपका किसने बांटा था बताइए, है ना, तो जेम्स मिल ने बांटा था। किसने, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। यह विभाजन यूरोपीय दृष्टिकोण पर आधारित था
और मिल ने इसे धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों के आधार पर किया। हालांकि आज यह विभाजन कुछ हद तक आलोचना का विषय है और यह भारत के जटिल सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को पूरी तरह नहीं दर्शाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न पर इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। यह किसका कथन है ना। तो यह किसका कथन है। तो ये आपका कॉलिंगवुड का कथन है। कॉलिंगवुड का कथन। कॉलिंगवुड ने कहा कि इतिहास के निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए और उसके अनुसार इतिहास का कार्य केवल घटनाओं को कालबद्ध करना नहीं है बल्कि उनका विश्लेषण करना, उनके पीछे छिपे कारणों का खोज करना भी साक्ष्यों पर आधारित विश्लेषण से ही सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ठीक है ना। अगला है बीसी का पूरा नाम क्या होता है। तो बिफोर क्रिस्ट होता है। क्या होता है। बिफोर क्रिस्ट है ना। अगला प्रश्न पर आज इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतर्निहित वार्ता है। यह इतिहासकार प्रसिद्ध था। बताइए। तो ई एच कार ने है ना। ई एच कार हो जाएगा। ठीक है ना। यह कथन ब्रिटिश इतिहासकार ई एच कार का है। उन्होंने जिन्होंने इतिहास की केवल अतीत की घटनाओं का विवरण नहीं है बल्कि यह वर्तमान और अतीत के बीच एक निरंतर संवाद है। इसका अर्थ है कि इतिहास के अध्ययन से एक से हम अब केवल अतीत के समझते हैं बल्कि उससे हम अपने वर्तमान और भविष्य की दिशा भी निर्धारित कर सकते हैं।